हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के बेटा अगले प्रोविजंस पे आते हैं। सेक्शन 42, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ड्रॉन इन अ फिक्टिशियस नेम। बेटा मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ, उससे बेटा समझने की कोशिश करना। सेक्शन 42 देखो बेटा, ए और बी, बेटा ए ने बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ करा, एक बी आर ड्रॉ करा। ठीक है बेटा, तो ए हमारा ड्रॉर बन गया ना बच्चे, ए हमारा ड्रॉर बन गया, बी हमारा ड्रॉय बन गया। ठीक है, अब बेटा आपको अच्छी तरह पता है जब बी आर ड्रॉ होता है तो उस पर ड्रॉर का सिग्नेचर आता है। तो ए ने जब बी आर ड्रॉ करा तो उस पर सिग्नेचर किया, लेकिन उसने सिग्नेचर ना किसी फिक्टिशियस नाम पे किया। फिक्टिशियस मतलब बेटा हो सकता है वो पर्सन एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही ना हो। तो ए ने उस पे सिग्नेचर कर दिया बेटा जेड का। कायदे में सिग्नेचर उसका आना चाहिए था, लेकिन उसने फिक्टिशियस नाम पे सिग्नेचर कर दिया। ऐसा कोई पर्सन एग्जिस्ट करता ही नहीं है बेटे, फिक्टिशियस नेम में उसने सिग्नेचर कर दिया। ठीक है, और बेटा बी ने भी उसको क्या करा, बिल को एक्सेप्ट करा, और उसने वो बिल वापस किसको दे दिया बेटा, ए को। बी एक्सेप्ट्स द बिल एंड रिटर्न्स इट टू ए। तो बी ने बिल एक्सेप्ट करा और ए को बेटा वापस रिटर्न कर दिया। अब बच्चे ए ने क्या करा, ए ने वो बिल आगे एंडोर्स कर दिया सी को। ए ने वो बिल आगे एंडोर्स कर दिया सी को, बी आर एंडोर्स्ड। ए ने वो बिल आगे एंडोर्स कर दिया सी को, तो बेटा सी हमारा एचडीसी बन गया ना, होल्डर इन ड्यू कोर्स। सी हमारा एचडीसी बन गया। ठीक है, तो बेटा अब सेक्शन 42 क्या कहता है, बहुत सिंपल सेक्शन है बेटा। सेक्शन 42 कहता है कि ये जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है ना, ये जब बी के पास यानी ड्रॉई के पास पैसा मांगने जाएगा अगेंस्ट दिस बिल, तो ड्रॉई ये नहीं कह सकता कि ये बिल किसी फिक्टिशियस नाम पे ड्रॉ किया गया है। मतलब वो इस बात की प्ली नहीं दे सकता है कि ये जो बिल है ये एक फिक्टिशियस नाम पे ड्रॉ हुआ है। तो यहां पर लिखना, ड्रॉई इज नॉट relieved from liability stating that bill is drawn in a fictitious name. बिल इज ड्रॉन इन अ फिक्टिशियस नेम। तो बेटा बी ना कल को ये प्ली नहीं दे सकता है कि तुम देखो, सुनो, तुम देखो बिल के ऊपर। बी सी को ये नहीं कह सकता है, देखो बी बिल के ऊपर नाम किसका लिखा है, ऊपर ड्रॉर कौन है, ए, और नीचे देखो सिग्नेचर किसका हो रखा है, जेड का। मतलब ये बिल ड्रॉ हुआ है एक फिक्टिशियस नेम में, मैं पैसा नहीं दूंगा। ये बात कह के बी अपनी लायबिलिटी से छुटकारा नहीं पा सकता है। वो लायबल है होल्डर इन ड्यू कोर्स को पैसा देने के लिए। वो लायबल है होल्डर इन ड्यू कोर्स को पैसा देने के लिए। तो बेटा बात समझ रहे हो सब, बात समझो बेटा। बेटा जो बी है ना वो सी को क्या कह रहा है, बी सी को कहता है बिल के ऊपर देखो, ऊपर बताओ नाम किसका लिखा है, ए का,
यानी ड्रॉर कौन है, ए, तो नीचे सिग्नेचर किसका आना चाहिए था, ए का आना चाहिए था, जबकि बताओ सिग्नेचर किसका है, जेड का, मतलब दिस बिल इज ड्रॉन इन अ फिक्टिशियस नेम, मुझे नहीं पता ये सिग्नेचर किसका है, मैं तुम्हें पैसा देने के लिए लायबल नहीं हूं, ये कह के बी अपनी लाइबिलिटी से छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि बेटा ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा, ये जो सी है ना बेटा, इसके पास एक आर्ग्यूमेंट है, ध्यान से सुनना आर्ग्यूमेंट क्या है, सी के पास एक आर्ग्यूमेंट पता है क्या है, कि जेड का जो सिग्नेचर हो रखा है, जेड का जो सिग्नेचर हो रखा है, ठीक है, एज अ ड्रॉर, ऑल्दो ड्रॉर ए था लेकिन सिग्नेचर तो जेड का ही था ना एज अ ड्रॉर, जो जेड का सिग्नेचर हो रखा है एज अ ड्रॉर और जो ए का सिग्नेचर हो रखा है एज एन एंडोर्सर, बेटा आपको पता है ना, बात सुनो 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 भाई, एक बार बताओ, ए ने सी को जब ये बिल एंडोर्स किया होगा तो बिल के पीछे बेटा ए ने अपना सिग्नेचर नहीं करा होगा, बिल्कुल बेटा, तो इस बिल के ऊपर बच्चे दो सिग्नेचर होंगे, एक तो जेड का सिग्नेचर होगा, ठीक है, इन द कैपेसिटी ऑफ ड्रॉर, ऑल्दो ड्रॉर ए था लेकिन उसने सिग्नेचर तो जेड का ही किया था ना, और दूसरा सिग्नेचर यहां पर होगा ए का इन द कैपेसिटी ऑफ एंडोर्सर, तो बेटा जेड, सी पता है क्या कहेगा, सी कहेगा तू मिला ले, सी बी से कहेगा तू मिला ले, जेड के सिग्नेचर की हैंड राइटिंग, ध्यान से सुनना बेटा, जेड के सिग्नेचर की हैंड राइटिंग और ए का जो सिग्नेचर है उसकी हैंड राइटिंग बिल्कुल सेम है, इसका मतलब ड्रॉर एंड एंडोर्सर आर वन इन द सेम पर्सन, तो तू मिला ले, टैली कर ले, दोनों हैंड राइटिंग सेम है बिल्कुल, इसका मतलब ए ही ड्रॉर है, ए ही एंडोर्सर है, हैंड राइटिंग चेक कर ले तू, सेम है बिल्कुल, और बेटा सेम तो होनी थी ना, अल्टीमेटली दोनों सिग्नेचर्स बेटा किसने करे थे, ए ने ही करे थे, तो सी का कहना भी सही है ना बेटा, सी कह रहा है तू हैंड राइटिंग मिला ले सिग्नेचर की, जो जेड का सिग्नेचर हुआ है इन द कैपेसिटी ऑफ ड्रॉर और जो ए का सिग्नेचर हुआ है इन द कैपेसिटी ऑफ एंडोर्सर, हैंड राइटिंग मिला के देख ले बिल्कुल सेम है, इसका मतलब ड्रॉर एंड एंडोर्सर आर वन इन द सेम पार्टी, तो तू मुझे पैसा देने के लिए लायबल है, क्वेश्चन आ जाता है बेटा इस पे, सब बताओ बेटा, समझ आया सबको, कॉपी करो चलो बेटा, छोटे छोटे सेक्शंस कराने, आपका ये एक्ट फिनिश करेंगे आज, ठीक है बेटा, समझ आया, चलो आओ बेटा, अब आता है सेक्शन 45A, छोटा सा बेटा देखना, होल्डर्स राइट टू डुप्लीकेट ऑफ लॉस्ट बिल, बेटा सिंपल है, ध्यान से सुनना, उसने कहा वेयर अ बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन लॉस्ट बिफोर इट इज ओवर ड्यू, मतलब अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज अपनी मैच्योरिटी डेट से पहले खो जाता है, द पर्सन हु वॉज द होल्डर ऑफ इट, जो होल्डर था जिसके पास से खोया है, may apply to the drawer to give him another bill of the same tenor। अच्छा अब सुनो बेटा, हमारे अभी वाले एग्जांपल में अज्यूम करो होल्डर कौन है, सी, अज्यूम करो बेटा सी से बिल खो जाता है, तो सेक्शन 45A कहता है अगर एंडोर्सी से यानी होल्डर से यानी सी से अगर बिल खो जाता है तो वो ड्रॉर के पास जाके लॉस्ट बिल की एक डुप्लीकेट कॉपी, एक सेकंड कॉपी वो मांग सकता है ऑफ द सेम टेनर, बेटा ऑफ द सेम टेनर का मतलब क्या हुआ, वो बिल की जो कॉपी मांग रहा है ना वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए एज द ओरिजिनल बिल, जो डायरेक्शंस जो इंस्ट्रक्शंस ओरिजिनल बिल में थी वही डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस इस डुप्लीकेट बिल में प्रेजेंट होनी चाहिए। Giving security to the drawer if required to indemnify him against all person whatever in case the bill alleged to have been lost shall be found again। बेटा लेकिन ना अगर होल्डर ड्रॉर के पास लॉस्ट बिल की डुप्लीकेट कॉपी मांगने जाता है तो ड्रॉर उससे
सिक्योरिटी बेटा रखवा सकता है। जब तक ये बिल बेटा सिक्योरिटी है, रिफंडेबल है, ये सिक्योरिटी सिर्फ तब तक के लिए है जब तक कि ये बिल सैटिस्फाई नहीं हो जाता, मतलब इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट नहीं हो जाती। सोचो बेटा सिक्योरिटी रखवाने का क्या पर्पस है। अज्यूम करो बेटा मैंने एक बिल दे दिया बेटा होल्डर को, डुप्लीकेट बिल की कॉपी दे दी मैंने होल्डर को। अब अज्यूम करो वो खोया हुआ बिल किसी को मिल गया, ठीक है, वो गया ड्रॉय के पास और उसने ड्रॉय से पैसा ले लिया बेटा, पक्का। अब आप भी गए ड्रॉय के पास पैसा मांगने, लेकिन सुनो, अब ड्रॉय तो आपको पैसा देगा नहीं, क्योंकि ड्रॉय उस पर्सन को ऑलरेडी पैसा दे चुका है जिसने बिल पहले प्रेजेंट कर दिया था। तो आपका तो बिल डिसऑनर हो गया, आप पैसा मांगने आ जाओगे मेरे पास और मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा, और मैं वो जो पैसा दिया है बेटा, मैंने जो पैसा दिया है मैं वो आपकी सिक्योरिटी में से काटूंगा। तो बेटा लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है अगर होल्डर से बिल खो गया है तो कोई बात नहीं, वो ड्रॉर के पास जाके ओरिजिनल बिल की एक डुप्लीकेट कॉपी वो ले सकता है ऑफ द सेम टेनर, मतलब बिल्कुल हूबहू वो बिल वही होना चाहिए एज ओरिजिनल बिल, ठीक है। लेकिन बेटा लॉस्ट बिल की डुप्लीकेट कॉपी देने से पहले ड्रॉर होल्डर से सिक्योरिटी रखवा सकता है। क्यों? क्योंकि बेटा हो सकता है कि खोया हुआ बिल किसी और को मिल जाए, वो आपके ड्रॉय के पास जाने से पहले आपसे पहले ड्रॉय के पास चला जाए और पैसा ले ले। ऐसे केस में तो ड्रॉर को क्या हो जाएगा बेटा? नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ड्रॉर अपने पास सिक्योरिटी रखवा रहा है, ये सिक्योरिटी रिफंडेबल है, ये सिक्योरिटी आपको लौटा दी जाएगी एक बार ये बिल क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। लेकिन जब तक ये बिल सेटिस्फाई नहीं होता ये सिक्योरिटी आपकी हमारे पास पड़ी रहेगी, ठीक है। रेमेडी इन केस ऑफ रिफ्यूजल बाय ड्रॉर, इफ द ड्रॉर ऑन रिक्वेस्ट बाय द होल्डर to provide him a duplicate of lost bill refuses to give such duplicate bill, the drawer may be compelled to do so। तो बेटा रेमेडी तो ऐसी कोई खास नहीं है। उन्होंने कहा अगर होल्डर ड्रॉर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे लॉस्ट बिल की एक डुप्लीकेट कॉपी दे दो और ड्रॉर उसे बिल की डुप्लीकेट कॉपी देने से मना करता है, तो लॉ उसे कंपेल कर सकता है, उसको फोर्स कर सकता है कि तुझे डुप्लीकेट कॉपी देनी पड़ेगी ऑफ द सेम टेनर। हाँ, तू सिक्योरिटी रखवाना चाहता है अपनी सिक्योरिटी के लिए तो रखवा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर होल्डर को लॉस्ट बिल की डुप्लीकेट कॉपी चाहिए तो उसे डुप्लीकेट कॉपी प्रोवाइड करना तेरा फर्ज है, ठीक है बच्चे। चलो अगला, छोटे छोटे बेटा सेक्शन है। ड्रॉय इन केस ऑफ नीड पढ़ लेते हैं पहले, होता क्या फिर बताता हूं आपको। द नेम ऑफ एनी पर्सन मे बी गिवन इन द बिल एज अ ड्रॉय इन केस ऑफ नीड। His liability arises on the bill only when bill is not accepted by the drawee named in the bill. The bill is not dishonored until it has been dishonored by drawee in case of need। अभी समझा देता हूं बेटा आपको, ये देखो बच्चे, लिखना बेटा हेडिंग, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। बेटा क्या होता है ये देखो, ए बी, बेटा ए ने बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया, ए ड्रॉज अ बीआर ऑन बी, ठीक है। ए ने बिल ड्रॉ करा बेटा बी के ऊपर, लेकिन बेटा ए को ये लगता है कि यार पता नहीं बी ये बिल एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, कहीं ये बिल डिसऑनर्ड ना हो जाए ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो बेटा उसने ना इस बिल में एक ड्रॉई का नाम उसने और मेंशन कर दिया बेटा। इस बिल में
उसने एक ड्रॉई का नाम और मेंशन कर दिया और उसे हमने नाम दिया ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। मतलब ये ड्रॉई तभी बनेगा जब जरूरत पड़ेगी बेटा। तो उसने मेंशन कर दिया सी का नाम एज ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। सी ने भी कहा कोई बात नहीं चल, उसने सी का नाम मेंशन कर दिया एज ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। तो बेटा अब लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि अगर सपोज अज्यूम करो बी इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करता है जो कि ओरिजिनल ड्रॉई था। बी तो कौन था बेटा? ओरिजिनल ड्रॉई। तो लॉ कहता है अगर ओरिजिनल ड्रॉई बिल एक्सेप्ट नहीं करता है, ओरिजिनल ड्रॉई डज नॉट एक्सेप्ट द बिल। अगर ओरिजिनल ड्रॉई बिल एक्सेप्ट नहीं करता है तो बेटा वैसे तो बिल डिसऑनर हो जाता है ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस, लेकिन इस केस में बेटा ये बिल डिसऑनर नहीं होगा ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। क्योंकि बेटा एक बात समझो बेटे, हम अपनी गाड़ी में बेटा स्टेपनी रखते हैं, एक्स्ट्रा टायर रखते हैं बेटा, ताकि रास्ते में कभी अगर पंचर हो जाए तो हम टायर को चेंज कर सकें, हमारी जर्नी खराब ना हो बेटे। ये जो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड है ना, ये बेटा वो स्टेपनी है जो यूज तब आएगी जब आपका टायर खराब हो जाएगा, और ये वो टायर है बेटा। तो अगर ये अगर बी एक्सेप्ट नहीं करता है बिल को, ठीक है, तो बिल डिसऑनर नहीं होगा ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस, बल्कि सी पिक्चर में आ जाता है बेटा। तो यहां पर लिखना ओरिजिनल ड्रॉई डज नॉट एक्सेप्ट द बिल, तो लिखना बिल डज नॉट गेट डिसऑनर्ड ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। वैसे बिल बेटा डिसऑनर हो जाता है ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस, लेकिन हमारे पास स्टेप नहीं है ना, हमें क्या दिक्कत है? बिल डज नॉट गेट डिसऑनर्ड ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। ये सी वो स्टेपनी है ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। और बेटा याद रखना ये बिल तब तक डिसऑनर नहीं होगा जब तक डिफॉल्ट कौन ना कमिट करे बेटा? सी ना कमिट करे। तो अगर बी डिफॉल्ट कमिट करता है तो सी है, हाँ अगर सी डिफॉल्ट कमिट करता है तब ये बिल क्या होता है? डिसऑनर। तो यहां पर लिखना इफ सी दैट इज ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, that is drawee in case of need fails to accept, then the bill gets dishonored, तो बेटा ये बिल तभी डिसऑनर होगा जब सी डिफॉल्ट कमिट करेगा। तो बेटा अगर ओरिजिनल टायर भी पंचर हो जाए तो बेटा बिल डिसऑनर नहीं होगा, जर्नी नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि स्टेपनी है मेरे पास, सी है। हाँ अगर सी जो कि स्टेपनी है वो भी पंचर हो जाए तो बेटा हम कुछ नहीं कर सकते, तो आपका बिल बेटा क्या हो जाता है? डिसऑनर हो जाता है। तो ये सी वो स्टेपनी है जो यूज सिर्फ तभी होगी जब बी इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करता है। मतलब समझना बेटा, एक्सेप्ट करने की प्राइमरी लायबिलिटी तो बी की है ना, सी की लायबिलिटी तो तब अराइज करेगी जब बी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बी डिफॉल्ट कमिट करेगा। यह होता है बेटा ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। पक्का बताओ, समझ आया? आओ बेटा अगली बात पे। एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन बेटा एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, लेकिन इससे पहले मैं आपसे बेटा एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहूंगा ये वाला बेटा, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बात समझनी है बेटा। बस पहले ये समझ ले फिर एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर पे आएंगे। नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग बेटा, व्हाट इज नोटिंग, व्हाट इज प्रोटेस्टिंग? देखो, व्हेन अ प्रॉमिसरी नोट or a bill of exchange has been dishonored by non-acceptance or
नॉन पेमेंट। तो बेटा अगर कोई प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया है, डिसऑनर। अब डिसऑनर या तो हुआ है नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से या नॉन पेमेंट की वजह से, द होल्डर में कॉज सच डिसऑनर टू बी नोटेड बाय अ नोटरी पब्लिक। अब बेटा एक बात सुनो, जब कोई बिल बेटा डिसऑनर होता है ना, जैसे मैं अगर आपको बेटा एक छोटा सा एग्जांपल देके बताऊं, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। बेटा ए बी, ध्यान से सुनना बेटा बच्चे, ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ करा, बी आर ड्रॉ, ठीक है। अच्छा, बी ने एक्सेप्ट करा, वापस ए को भेज दिया। ए ने वो बिल एंडोर्स कर दिया सी को, बी आर एंडोर्स्ड। ए ने वो बिल एंडोर्स कर दिया बेटा सी को, तो सी हमारा क्या बन गया, होल्डर। होल्डर इन ड्यू कोर्स कह लो चाहे, ये आपका होल्डर बन गया, ठीक है। अब सुनना बेटा, अब बच्चे ड्यू डेट वाले दिन ना सी पैसा मांगने गया बी के पास, ठीक है, लेकिन बी ने पैसा देने से क्या कर दिया, मना। तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर। बिल डिसऑनर, बिल हो गया डिसऑनर। लेकिन बेटा अब सुनो सुनो, अब बिल डिसऑनर हो गया तो सी बताओ पैसा मांगने किसके पास आ जाएगा, ए के पास। आपको पता है ए क्या कहेगा, ए कहेगा मैं तुझ पे विश्वास कैसे कर लूं कि ये बिल वाकई में डिसऑनर हुआ है, मैं कैसे मान लूं कि ये बिल डिसऑनर हुआ है, ठीक है, मुझे प्रूफ लाके दे, मुझे प्रूफ चाहिए। तो बेटा प्रूफ के तौर पे ना ये सी क्या करेगा बेटा, ये एक सरकारी ऑफिसर के पास जाएगा बेटा, जिसे हम नोटरी पब्लिक कहते हैं, नोटरी ऑफिसर। सी जाएगा एक नोटरी ऑफिसर के पास, वो आपसे कुछ नोटिंग चार्जेस लेगा, कुछ खर्चा लेगा बेटा, खर्चा पानी लेगा आपसे, वो आपसे कुछ नोटिंग चार्जेस लेगा, कुछ खर्चे लेगा, और बेटा ये बिल डिसऑनर हो गया है वो उस बिल पे मेंशन कर देगा। तो वो नोटिस दे देगा बेटा, नोटिस ऑन बिल, वो बिल पे लिख देगा कि ये बिल ड्यू डेट वाले दिन प्रेजेंट किया गया था, प्रेजेंटमेंट पे बी ने पैसा नहीं दिया और ये बिल क्या हो चुका है, डिसऑनर। नीचे अपना स्टैंप मारेगा, सिग्नेचर कर देगा। बेटा उसका स्टैंप मारना, सिग्नेचर करना इस बात का सबूत है कि ये बिल ड्यू डेट वाले दिन प्रेजेंट किया गया था, लेकिन ड्रॉई ने पैसा देने से क्या कर दिया, मना कर दिया बेटा। दिस प्रोसेस इज नोन एज नोटिंग। इस प्रोसेस को बेटा हम क्या नाम देते हैं, नोटिंग। तो आपने नोटरी पब्लिक बुलाया जिसने आपसे नोटिंग चार्जेस लिए और उसने बिल पे ये बात लिख दी कि ये बिल ड्यू डेट वाले दिन प्रेजेंट किया गया था, लेकिन ड्रॉई ने पैसा देने से कर दिया मना, तो ये बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर। स्टैंप लगाएगा, अपना सिग्नेचर कर देगा। उसका स्टैंप लगाना, सिग्नेचर करना इस बात का सबूत है कि ये बिल क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका। पक्का? आओ बेटा पढ़ो, देखो। द होल्डर में कॉज सच डिसऑनर टू बी नोटेड बाय अ नोटरी पब्लिक अपॉन द इंस्ट्रूमेंट और अपॉन अ पेपर अटैच्ड देयर टू। तो या तो बेटा नोटरी पब्लिक ये बात बिल के ऊपर ही लिख देगा, या वो बिल के साथ एक पेपर अटैच कर देगा और उस पेपर पे लिख देगा, या फिर पार्टली अपॉन इच, मतलब थोड़ी बात बिल पे लिख देगा, थोड़ी बात पेपर पे लिख देगा। सच नोट मस्ट बी मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर डिसऑनर। तो बेटा ये बात याद रखना कि आप नोटरी पब्लिक के पास जब जाओगे ना, तो बेटा विद इन अ रीजनेबल टाइम जाना, मतलब आज अगर डिसऑनर हुआ है तो 2-3-4 दिनों में बेटा ये बात लिखवा लेना बिल पे, विद इन अ रीजनेबल टाइम।
और बेटा इट मस्ट स्पेसिफाई द डेट ऑफ डिसऑनर एंड द रीजन ऑफ डिसऑनर एंड नोटरी चार्जेस। तो बेटा क्या क्या मेंशन होना चाहिए, किस दिन डिसऑनर हुआ, क्यों डिसऑनर हुआ, नोटिंग चार्जेस कितने दिए हैं। क्यों बेटा नोटिंग चार्जेस मेंशन क्यों होने चाहिए, क्योंकि बेटा जब तक बिल पे नोटिंग चार्जेस मेंशन नहीं होंगे ना, तब तक ए वो नोटिंग चार्जेस सी को पे नहीं करेगा। आपको पता है बेटा, आपने पढ़ा हुआ है, ये नोटिंग चार्जेस कायदे में क्या सी की जेब से जाने चाहिए थे, नहीं बेटा, ये कायदे में जाने चाहिए थे बी की जेब से, लेकिन सी ये नोटिंग चार्जेस लेगा ए से और ए ऑन द अदर हैंड ये रिकवर करेगा बी से। पक्का? अच्छा, अब बात करते हैं बेटा प्रोटेस्ट की। प्रोटेस्टिंग ये क्या होता है, सेम बात है बेटा। When a promissory note or bill of exchange has been dishonored by non-acceptance or non-payment, the holder may within a reasonable time cause such dishonor to be noted. कौन नोट करेगा, नोटरी पब्लिक, and certified by a notary public। तो बेटा अब सुनो, अब दूसरी बात एक और आ रही है, यहां पर देखना बेटा, बात सिंपल सी है बेटा। अभी तक तो नोटरी पब्लिक ने क्या करा था, बिल पे सिर्फ नोट किया था डेट ऑफ डिसऑनर, रीजन फॉर डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस। अब बेटा वो क्या कर रहा है, एक सर्टिफिकेट भी दे रहा है डिसऑनर का, एक सर्टिफिकेट भी दे रहा है डिसऑनर का। नोटरी पब्लिक एक सर्टिफिकेट भी दे रहा है डिसऑनर का। इस सर्टिफिकेट को बेटा हम क्या नाम देते हैं, प्रोटेस्ट। दिस इज प्रोटेस्ट। तो नोटिंग मतलब बिल पे लिखना, ठीक है, और सर्टिफिकेट देने को हम क्या नाम देंगे, प्रोटेस्ट। फिर देखो, सच सर्टिफिकेट इज कॉल्ड अ प्रोटेस्ट। अच्छा आगे पढ़ना बेटा, वो क्या कह रहा है, वेन द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी हमारे वाले केस में बी, हैज बिकम इंसॉल्वेंट, दिवालिया निकल चुका है बी का, और हिज क्रेडिट हैज बीन पब्लिकली इम्पीच्ड, मतलब उसकी मार्केट में जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो बहुत खराब हो चुकी है, बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल, ठीक है, द होल्डर में within a reasonable time cause notary public to demand security of the acceptor and on its being refused may within reasonable time cause such fact to be noted and certified as aforesaid. Such certificate is called a protest for better security। बेटा होता क्या है, मैं अगर आपको बताऊं बेटा, अगर कोई ड्रॉई यानी एक्सेप्टर इंसॉल्वेंट हो जाए ना बेटा, या मार्केट में उसकी क्रेडिट वर्दीनेस खराब हो जाए, ठीक है, गुडविल खराब हो जाए उसकी, तो बेटा ऐसे केस में ना जो होल्डर होता है वो नोटरी पब्लिक के पास जाता है और कहता है कि मुझे इस पे विश्वास नहीं है, मुझे इस पे विश्वास नहीं है कि ये ड्यू डेट वाले दिन पैसा देगा, 1 रुपए का विश्वास नहीं है मुझे, इंसॉल्वेंट हो चुका है, मार्केट में क्रेडिट वर्दीनेस बिल्कुल जीरो हो चुकी है, मुझे विश्वास नहीं है इस पर्सन पे कि ये मुझे पैसा देगा, ठीक है। तो आप एक काम करो, आप मुझे इस ड्रॉई से, एक्सेप्टर से, बी से सिक्योरिटी दिलवा दो, बिल के अगेंस्ट मुझे क्या दिलवा दो, सिक्योरिटी दिलवा दो, ठीक है। अच्छा, अगर वो सिक्योरिटी नहीं देता है, एक्सेप्टर अगर सिक्योरिटी नहीं देता है, तो ये बात मेंशन कर दी जाती है उस सर्टिफिकेट पे, ठीक है। उस सर्टिफिकेट को हम नाम देते हैं प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी। दैट्स इट। पक्का बताओ बेटा, समझ आया? ये है आपका नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। चलो अब आ जाते हैं बेटा उसी केस पे, एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। देखना बेटा क्या है एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, पढ़ो जरा। द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल for the honor of any other person is known as acceptance for honor। देखो बेटा अभी समझा देता हूं आपको। acceptance for honor,
ये देखो बेटा, सिंपल सा एक एग्जांपल, ए बी, ध्यान से देखना बेटा। बेटा ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, बी ने बेटा एक्सेप्ट किया, ठीक है। यहां 2 मिनट बेटा, बेटा ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, ए ड्रॉज अ बी आर ऑन बी। सुनना बेटा, ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, ठीक है, लेकिन बी से ना भी उसने बिल एक्सेप्ट नहीं करवाया है, ठीक है, बी से उसने बिल एक्सेप्ट नहीं करवाया है। उसने क्या करा, ये बिल आगे एंडोर्स कर दिया सी को, ठीक है, सी ने ये बिल आगे एंडोर्स कर दिया डी को, डी ने ये बिल आगे एंडोर्स कर दिया बेटा ई को। कॉपी करो, ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, ठीक है, ए ने बी का एक्सेप्टेंस नहीं लिया है बेटा, ए ने वो बिल सी के ऊपर कर दिया एंडोर्स, सी ने डी को कर दिया, डी ने ई को कर दिया। क्लियर हुआ बेटा सबको? अब बताओ होल्डर, बेटा बिल का होल्डर कौन है? होल्डर कौन है? होल्डर है बेटा ई, ठीक है। तो बेटा आपको अच्छी तरह पता है कि जो ई है वो बेटा पैसा मांगने किसके पास जाएगा? सबसे पहले बी के पास, जो कि ड्रॉई था। भाई होल्डर सबसे पहले पैसा मांगने किसके पास जाएगा बेटा? ड्रॉई के पास। भाई बी ड्रॉई है, ए कौन है? ड्रॉर। तो ई सबसे पहले पैसा मांगने जाएगा बी के पास। अगर बी ने पैसा दे दिया वेल एंड गुड, नहीं तो बेटा वो किस किस से पैसा मांगेगा? प्रायर पार्टी से, ए, सी और डी से पैसा मांगेगा, ठीक है। अब सुनना बेटा, अब क्या हुआ, ध्यान रखना, अभी तक बिल बेटा एक्सेप्ट नहीं हुआ है। अब ई ने क्या करा? ई ने क्या करा? पहले कॉपी कर लो, इतना कॉपी कर लो बच्चे, फिर मैं आपको समझाता हूं। बेटा अब क्या हुआ, सुनो सुनो, अब क्या हुआ, आपको पता है ई ए को भी लायबल ठहरा सकता है, ई सी को भी लायबल ठहरा सकता है, ई डी को भी लायबल ठहरा सकता है। अब सुनना बेटा, ई पैसा मांगने गया, ई ने बिल को प्रेजेंट करा ए को और कहा चल भैया इस बिल को एक्सेप्ट कर, तेरा समय आ गया है मुझे पैसा देने का, ठीक है। ए ने बेटा बिल को एक्सेप्ट नहीं करा, ए ने बिल को एक्सेप्ट नहीं करा, ए के बिहाफ पे वो बिल बेटा एक्सेप्ट करा एक्स ने। ए के जो बिल ए को एक्सेप्ट करना चाहिए था वो बिल ए ने एक्सेप्ट नहीं करा, वो बिल बेटा किसने एक्सेप्ट करा है? वो बिल एक्स ने ए के बिहाफ पे क्या करा है? एक्सेप्ट। एक्स को हम बेटा नाम देते हैं एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। एक्स को हम क्या नाम देंगे? एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। मतलब बेटा उसने एक तरह से ऑनर रखा है ए का, ठीक है, उसने ए की इज्जत रख ली बेटा। एक्स ने ए के बिहाफ पे बिल एक्सेप्ट करके ए की क्या रख ली? इज्जत रख ली है। तो एक्स को हम क्या नाम देते हैं बेटा? एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। बेटा ऑल्दो एक्स वॉज नॉट अ पार्टी टू द बिल, एक्स वॉज नॉट अ पार्टी टू द बिल, वो बिल में बेटा पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहे तो किसी पार्टी टू द बिल के बिहाफ पे एक्सेप्टेंस दे सकती है। तो ऑल्दो एक्स पार्टी टू द बिल नहीं है, लेकिन वो किसी पार्टी टू द बिल के बिहाफ पे उसके ऑनर में एक्सेप्टेंस दे सकती है। समझ आ रहा है बेटा सबको जो मैं कह रहा हूं? तो एक्स ऑल्दो पार्टी टू द बिल नहीं है, लेकिन फिर भी वो पार्टी टू द बिल के बिहाफ पे एक्सेप्टेंस दे सकती है।
तो एक्स को बेटा हम क्या नाम देते हैं, एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। अब पढ़ो थ्योरी, देखो बेटा, अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल फॉर द ऑनर ऑफ एनी अदर पर्सन इज नोन एज एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। बेटा एक्सेप्टर फॉर ऑनर, तो हमारे केस में बेटा किसने किसका ऑनर रखा, किसने किसकी बेटा इज्जत रख ली, एक्स ने ए की इज्जत रखी, तो एक्स ने एक्सेप्ट किया फॉर द ऑनर ऑफ ए, तो एक्स विल बी नोन एज एक्सेप्टर फॉर ऑनर। कंडीशंस, द बिल मस्ट हैव बीन नोटेड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। अब ये सुनना जरा मेरी बात, मैं जो कहूंगा बेटा, एक बात बताओ, मेरी बात सुनना ध्यान से जो मैं कहूंगा बेटा, मुझे एक बात बताओ, ये जो ई होल्डर है, ये सबसे पहले बताओ बेटा पैसा मांगने किसके पास गया होगा, बी के पास गया होगा, या मैं ऐसे बोलूं ई ने, बेटा मैंने अभी कहा था ना ये बिल एक्सेप्ट नहीं हुआ था अभी तक, तो ई बेटा पहले बी को बिल एक्सेप्ट करवाएगा, उसके बाद उससे पेमेंट डिमांड करेगा। तो ई ने बेटा ये बिल प्रेजेंट किया बी को फॉर एक्सेप्टेंस, और आपको मैंने कल कराया है बेटा ये प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, 48 आवर्स का टाइम दिया जाता है ना एक्सेप्ट करने के लिए। तो ई ने बी को बिल प्रेजेंट करा फॉर एक्सेप्टेंस, लेकिन बी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट, बी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट, बी ने एक्सेप्ट नहीं करा बेटा, यानी बताओ बेटा ये बिल क्या हो गया, ये बिल डिसऑनर हो गया ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस, तो ये बिल आपका डिसऑनर हो गया है बेटा ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस, ये बिल आपका डिसऑनर हो गया ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। और आपको पता है बेटा डिसऑनर के लिए, सुनो मेरी बात सुनो, अब बिल डिसऑनर हो गया तो ई बताओ पैसा मांगने किसके पास जाएगा, प्रायर पार्टीज के पास, ए के पास, सी के पास, डी के पास। लेकिन बेटा वो लोग तो प्रूफ मांगेंगे ना, वो कहेंगे पहले प्रूफ लाके दो कि ये बिल डिसऑनर हुआ है ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। तो होल्डर को क्या करना पड़ेगा, नोटरी पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, उससे बेटा नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग करवानी पड़ेगी, नोटिंग करवानी पड़ेगी उसको। क्या क्या लिखा होगा बेटा बिल के ऊपर, डेट ऑफ डिसऑनर, रीजन फॉर डिसऑनर, क्या लिखोगे रीजन फॉर डिसऑनर में, डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस, पक्का। नोटिंग चार्जेस मेंशन होंगे, स्टैंप आएगा, सिग्नेचर आएगा बेटा, तब आप ये बिल प्रेजेंट करोगे फॉर एक्सेप्टेंस टू ए। लेकिन ए ने भी रिफ्यूज कर दिया फॉर एक्सेप्टेंस, मतलब ए भी मना कर रहा है कि मैं इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, लेकिन ए के ऑनर को रखने के लिए ए के बिहाफ पे एक्स आया और उसने कहा मैं एक्सेप्ट करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ ए, मैं एक्सेप्ट करता हूं इस बिल को फॉर ऑनर ऑफ ए। तो ऑल्दो वो पार्टी टू द बिल नहीं है, लेकिन वो इस बिल को चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है फॉर द ऑनर ऑफ पार्टी टू द बिल। ऑल्दो ही हिमसेल्फ इज नॉट अ पार्टी टू द बिल, लेकिन वो किसके ऑनर के लिए एक्सेप्ट कर सकता है, हु इज अ पार्टी टू द बिल। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है। आओ इसके बाद, तो बेटा उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था बिल मस्ट हैव बीन नोटेड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। मतलब बिल के ऊपर नोटरी पब्लिक ने लिखा होना चाहिए कि बिल हैज बीन डिसऑनर्ड ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस, उस पर स्टैंप होना चाहिए, नोटरी पब्लिक का सिग्नेचर होना चाहिए। द एक्सेप्टेंस इज गिवन बाय फॉर द ऑनर ऑफ एनी पार्टी ऑलरेडी लायबल अंडर द बिल। तो बेटा याद करो, अभी मैंने कराया है, एक्स ने जो एक्सेप्टेंस दिया है वो किसके ऑनर के लिए दिया है, हु इज अ पार्टी टू द बिल। और किसने दिया है, बाय एनी पर्सन हु इज नॉट लायबल अंडर द बिल, मतलब हु इज नॉट अ पार्टी टू द बिल। तो एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर किसके लिए दिया जाता है, हु इज अ पार्टी टू द बिल। कौन देता है, हु इज नॉट अ पार्टी टू द बिल। और याद रखना ये कंसेंट, इसके लिए कंसेंट बेटा किसका चाहिए, होल्डर का कंसेंट चाहिए।
द एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन राइटिंग ऑन द बिल। तो एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर जो आप दोगे वो हमेशा बेटा राइटिंग में होनी चाहिए। लाइबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, ही इज लाइबल टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल इफ ड्रॉई डज नॉट पे ऑन मैच्योरिटी। तो बेटा अगर मैच्योरिटी वाले दिन ड्रॉई पैसा नहीं देता है, मतलब बी पैसा नहीं देता है, तो बताओ किसको लाइबल ठहराया जा सकता है? एक्स को, एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर को लाइबल ठहराया जा सकता है। He is liable only to the party subsequent to the party for whose honor the bill is accepted। बेटा ये पता है ये सिर्फ कौन सी पार्टीज के लिए लाइबल होगा बेटा? ये लाइबल होगा उस पार्टी के सब्सीक्वेंट पार्टीज के लिए जिसके लिए इसने ये बिल एक्सेप्ट किया था। पहले ये बताओ बेटा, ये बिल एक्स ने किसके लिए एक्सेप्ट किया था? किसके ऑनर के लिए? ए की बताओ सब्सीक्वेंट पार्टी कौन है? सी। और कौन है बेटा? डी। तो एक्स सी के प्रति लायबल होगा, एक्स डी के प्रति लायबल होगा, एक्स ई के प्रति क्या होगा? लायबल होगा। तो जो भी सब्सीक्वेंट पार्टीज होंगी, किसकी सब्सीक्वेंट पार्टीज? जिसके ऑनर के लिए उसने ये बिल एक्सेप्ट किया है, उन सब सब्सीक्वेंट पार्टीज के लिए एक्स लायबल होगा। ठीक है। अच्छा, मैं बेटा एक छोटी सी बात आपसे ना जरा करना चाहता हूं, जिसमें ना कंफ्यूजन बेटा कई बार हमें होता है। अब सुनना पहले मुझे ना बेटा थोड़ा सा अपना ये चीज क्लियर करो बेटे। सुनो थोड़ा सा यहां पर ना हौच पौच हो गया। मैं थोड़ा सा आपको ना बेटा अगले पेज पे कराता हूं, जरा सुनना मेरी बात। एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर आपको क्लियर हुआ है बेटा? देखो, ए बी, आपको पता है बेटा ए ने बिल ड्रॉ किया था बी के ऊपर, तो ए तो आपका ड्रॉर था और बी आपका ड्रॉई था। ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा। ए ने बिल आगे एंडोर्स करा सी को, सी ने आगे एंडोर्स करा डी को, डी ने आगे एंडोर्स करा ई को। तो होल्डर कौन है बेटा? ई है। चलो एक बार जरा दोबारा से बता दो। ई बेटा सबसे पहले पैसा मांगने किसके पास जाएगा? ड्रॉई के पास जाएगा। अगर ड्रॉई पैसा दे देता है बात खत्म हो जाती है बेटा। अगर ड्रॉई पैसा, या मैं चलो थोड़ा सा ऐसे बोलूं, ई पहले तो इस बिल को क्या करवाएगा बेटा? एक्सेप्ट करवाएगा, प्रेजेंट करेगा फॉर एक्सेप्टेंस। ठीक है। अगर बी एक्सेप्ट कर देता है वेल एंड गुड, अगर बी एक्सेप्ट नहीं करता है तो यह बिल डिसऑनर हो गया फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। बात समझ आई? फिर बेटा प्रूफ भी चाहिए कि वाकई में डिसऑनर हुआ है फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। तो आपको नोटरी पब्लिक के पास जाना पड़ेगा और उससे लिखवाना पड़ेगा कि दिस बिल हैज बीन डिसऑनर्ड ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। पक्का? अब बेटा आगे की बात। ई बेटा घूम फिर के किन के पास आएगा? ए, सी और डी के पास। अब मैं थोड़ा सा बेटा एग्जांपल ना चेंज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। सी के बिहाफ पे बेटा, मैं ए की जगह सी की बात कर रहा हूं। सी के बिहाफ पे बेटा एक्स ने बिल को क्या करा? एक्सेप्ट। तो एक्स बनेगा एक्सेप्टर फॉर ऑनर। मतलब एक्स ने यह बिल एक्सेप्ट किया है फॉर द ऑनर ऑफ सी। एक्स ने यह बिल एक्सेप्ट किया है फॉर द ऑनर ऑफ सी। ठीक है बेटा, समझ आई? अब ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा बेटा। उन्होंने क्या कहा कि ये जो एक्स है ना, ये जो एक्स है, ये किनके प्रति लायबल होता है? ये पता है? हर उस पार्टी के प्रति लायबल होगा जो सब्सीक्वेंट पार्टीज हैं। किसकी सब्सीक्वेंट पार्टीज? जिसके ऑनर के लिए इसने बिल एक्सेप्ट किया था। तो एक्स ने बिल सी के ऑनर के लिए एक्सेप्ट किया था और सी की सब्सीक्वेंट पार्टी डी है और ई है। इसका मतलब बेटा डी भी एक्स को स्यू कर सकता है पैसे रिकवर करने के लिए और ई भी एक्स को स्यू कर सकता है पैसा रिकवर करने के लिए। मतलब एक्सेप्टर फॉर ऑनर इज लायबल टू ऑल सब्सीक्वेंट पार्टीज। किसकी सब्सीक्वेंट?
जिसके बिहाफ पे, जिसके ऑनर के लिए उसने बिल एक्सेप्ट किया था। मतलब सी की जितनी भी सब्सीक्वेंट पार्टीज हैं, हर पार्टी के प्रति बेटा ये एक्सेप्टर फॉर ऑनर क्या होगा, लायबल होगा। पॉइंट समझ आ रहा है? अच्छा चलो अब सुनो 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 बेटा, अब सी के बिहाफ पे एक्स ने पैसा दिया, डी को दिया या ई को दिया, तो बेटा अब एक्स के पास एक राइट भी तो है, क्या, कि वो सी से इस पैसे का क्या ले, रीइंबर्समेंट, जो उसने उसके बिहाफ पे करा है, आइदर डी को और ई को। बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूं? तो सी का अब ये फर्ज बनता है कि वो एक्सेप्टर फॉर ऑनर को क्या दे, रीइंबर्समेंट दे उस पैसे का जो उसने सी के बिहाफ पे क्या करा है, पे करा है। एक बात मैं आपको इसमें और बताना चाहता हूं, पहले पढ़ा दूं बेटा, ये देखो, ही इज लायबल, या ये पढ़ना, राइट, he is entitled to recover the amount paid by him from the party for whose honor the bill was accepted, मतलब C, and from all the parties prior to such parties। मतलब बेटा X ने जो पैसा C के बिहाफ पे करा है ना, X उस पैसे के लिए C को भी लायबल ठहरा सकता है और X उस पैसे के लिए A को भी लायबल ठहरा सकता है, जो कि C की प्रायर पार्टी थी बेटा। तो यहां पर बेटा एक बात मुझे समझ आती है, एक्सेप्टर फॉर ऑनर सब्सीक्वेंट पार्टीज के प्रति लायबल होगा, ठीक है, और जो प्रायर पार्टीज हैं इंक्लूडिंग सी, जिसके ऑनर के लिए उसने एक्सेप्ट किया है, वो एक्सेप्टर फॉर ऑनर के प्रति लायबल होगा। नहीं समझ आया बेटा? ये देखो, उन्होंने कहा बेटा जो एक्स है ये किसके प्रति लायबल होगा, सब्सीक्वेंट पार्टीज के प्रति लायबल होगा, डी और ई के प्रति। तो एक्स विल बी लायबल टू सब्सीक्वेंट पार्टीज, एक्स विल बी लायबल टू सब्सीक्वेंट पार्टीज, ठीक है। और उसने कहा जो प्रायर पार्टीज हैं इंक्लूडिंग सी, जिसके ऑनर के लिए उसने एक्सेप्ट किया था, ए और सी, वो लायबल होंगी टुवर्ड्स एक्स। तो प्रायर पार्टीज इंक्लूडिंग सी विल बी लायबल टुवर्ड्स एक्स। तो ए सी एक्स के प्रति लायबल होंगे और एक्स डीई की प्रति लायबल होगा। लो बेटा कॉपी कर लो इसे, मेरे ख्याल से एक्सेप्टर फॉर ऑनर का केस क्लियर हुआ बेटा। क्लियर हुआ बेटा सबको? चलो आ जाओ। तो बेटा आपका एक्सेप्टर फॉर ऑनर का केस हो गया। अगला हम करेंगे पेमेंट फॉर ऑनर। बिल्कुल सेम बात है बेटा, बस एक्सेप्टेंस की जगह पेमेंट की बात है। एक रीडिंग मारते हैं फिर एग्जांपल दूंगा आपको। अ पर्सन हु पेज अ बिल फॉर ऑनर ऑफ एनी अदर पर्सन इज नोन एज पेयर फॉर ऑनर। द बिल मस्ट हैव बीन नोटेड फॉर नॉन पेमेंट। Payment for honor is made for the honor of any party already liable on the bill by any person whether or not he is already liable under the bill with the consent of holder. Payment must be recorded by notary public. The payer for honor is entitled to all the rights of the holder. He can recover all the sums paid by him from party for whose honor he pays and from all the prior parties. अभी लो बेटा हो जाएगा। ये देखो बेटा बस इतना सा चेंज है कि एक्सेप्टर फॉर ऑनर की जगह, एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर की जगह पेमेंट फॉर ऑनर का केस है। एग्जाम्पल, ए बी, ठीक है बेटा। देखो ए ने बच्चे बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट किया बेटा, वापस रिटर्न कर दिया ए को, बिल एक्सेप्टेड, वापस रिटर्न कर दिया ए को, मतलब बिल बेटा ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका है। अच्छा अब ए ने बेटा ये बिल एंडोर्स कर दिया सी को,
ठीक है, एग्जाम्पल वही रख रहे हैं। सी ने एंडोर्स कर दिया डी को, डी ने एंडोर्स कर दिया ई को। तो बेटा बताओ बी कौन है? बी ड्रॉई है। और ई कौन है? ई बेटा होल्डर है। अब सुनो, बिल एक्सेप्ट हो चुका है। अब बताओ बेटा ई बी को बिल प्रेजेंट करेगा फॉर पेमेंट, फॉर एक्सेप्टेंस नहीं। कल याद करो हमने किया था ना प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। तो अब ई बी को बिल प्रेजेंट करेगा फॉर पेमेंट। अगर तो बी पैसा दे देता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर बी पैसा नहीं देता है तो बिल बेटा क्या हो गया? डिसऑनर ड्यू टू नॉन पेमेंट। बिल हो गया डिसऑनर फॉर नॉन पेमेंट। बिल हो गया डिसऑनर फॉर नॉन पेमेंट। लेकिन बेटा आपको सबूत भी चाहिए, क्या वाकई में डिसऑनर हुआ है या नहीं? भाई और पार्टीज को तो सबूत चाहिए ना। तो आपको नोटरी पब्लिक के पास जाके नोटिंग करवानी पड़ेगी बेटा इसकी, बिल पे लिखवाना पड़ेगा, डेट ऑफ डिसऑनर, रीजंस फॉर डिसऑनर, नोटिंग चार्जेस, स्टैम्प, सिग्नेचर सब आएगा बेटा। चलो करवा लिया बेटा नोटिंग। अब सुनो, अब बताओ बेटा ई किस किस को लायबल ठहरा सकता है? ए को, सी को और डी को। ठीक है, अब सुनो, ई गया ए के पास, ए ने पैसा नहीं दिया। ई गया सी के पास, बेटा सी ने पैसा नहीं दिया। लेकिन सी के बिहाफ पे एक्स पैसा देने के लिए तैयार है। तो बेटा एक्स क्या होगा? पेमेंट। एक्स जो कर रहा है वो क्या है बेटा? पेमेंट फॉर ऑनर। एक्स बनेगा पे फॉर ऑनर, पेयर फॉर ऑनर, पेमेंट फॉर ऑनर, जैसे मर्जी कह लो बेटा। एक्स हमारा क्या कहलाएगा? पेयर फॉर ऑनर। तो एक बार बताओ किसकी इज्जत रखने के लिए बेटा एक्स ने पैसा दिया? सी की इज्जत रखने के लिए एक्स ने पैसा दिया। बेटा एक बात और भी है, बेटा एक्सेप्टर फॉर ऑनर में और पेमेंट पेयर फॉर ऑनर में एक और डिफरेंस है बेटा। एक्सेप्टर फॉर ऑनर जो एक्सेप्टेंस दे रहा है फॉर ऑनर, वो बेटा पार्टी टू द बिल नहीं होना चाहिए, पार्टी टू द बिल नहीं होना चाहिए। लेकिन जो पेयर फॉर ऑनर है ना, जो पेमेंट कर रहा है फॉर ऑनर, ही कैन बी अ पार्टी टू द बिल। हो सकता है बेटा सी के बिहाफ पे पेमेंट डी कर दे, बेटा सी के बिहाफ पे पेमेंट डी कर दे, तो बेटा डी क्या कहलाएगा? पेयर फॉर ऑनर। ही इज मेकिंग पेमेंट फॉर ऑनर ऑफ सी। तो एक्सेप्टर फॉर ऑनर तो वही होना चाहिए हु इज नॉट अ पार्टी टू द बिल। लेकिन पेयर फॉर ऑनर जो पेमेंट कर रहा है फॉर ऑनर, ही कैन बी अ पार्टी टू द बिल। तो एक्स बेटा हमारा कौन होगा? पेमेंट पेयर फॉर ऑनर। ही इज मेकिंग पेमेंट फॉर ऑनर ऑफ सी। अब सुनो बेटा, एक्स ने सी के बिहाफ पे पैसा दिया, तो एक्स ये पैसा किस किस से रिकवर कर सकता है बेटा? प्रायर पार्टी से कर सकता है ना, सी से भी कर सकता है बेटा और ए से भी कर सकता है। तो एक्स ये पैसा सी से भी रिकवर कर सकता है, इवन वो पैसा ए से भी रिकवर कर सकता है। दिस इज नोन एज पेमेंट फॉर ऑनर। तो बेटा चेक करो सारी शर्तें हमारी सेटिस्फाई हुई हैं। अ पर्सन हु पेज अ बिल फॉर ऑनर ऑफ एनी अदर पर्सन, तो अ पर्सन हु पेज द बिल मतलब एक्स, फॉर ऑनर ऑफ एनी अदर पर्सन मतलब सी, इज नोन एज पेयर फॉर ऑनर। द बिल मस्ट हैव बीन नोटेड फॉर नॉन पेमेंट। बेटा नोटिंग इंपॉर्टेंट है। पेमेंट फॉर ऑनर इज मेड फॉर द ऑनर ऑफ एनी पार्टी लायबल अंडर द बिल। तो पेमेंट किसके लिए करी है बेटा? पार्टी टू द बिल के लिए। किसने करी है? वेदर और नॉट ही इज ऑलरेडी लायबल अंडर द बिल। मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता कि पेमेंट पार्टी टू द बिल ने करी है या दूसरी थर्ड किसी पार्टी ने करी है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हां, जिसके लिए करी है ही मस्ट बी अ पार्टी टू द बिल। पेमेंट जो कर रहा है वो पार्टी टू द बिल है या नहीं, इमैटेरियल है। कंसेंट किसका होना चाहिए बेटा? होल्डर का, यानी ई का कंसेंट चाहिए आपको। राइट्स ऑफ पेयर क्या है?
द पेयर फॉर ऑनर इज एंटाइटल्ड टू ऑल द राइट्स ऑफ द होल्डर, मतलब ही कैन रिकवर ऑल द सम पेड बाय हिम फ्रॉम पार्टी फॉर हुज ऑनर ही पेज, मतलब वो पैसा सी से रिकवर कर सकता है एंड ऑल द पार्टीज प्रायर टू सच पार्टी, मतलब ए से भी वो चाहे तो पैसा रिकवर कर सकता है, तो सी से भी रिकवर कर सकता है और ए से भी। ठीक है बच्चे, चलो एक काम करते हैं, इस लेक्चर में इतना ही कवर करते हैं, लास्ट के 2-3-4 चीजें बेटा बची हुई हैं वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से बेटा जितना हमने डिस्कस किया क्लियर हुआ। चलो बेटा बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।